बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपके पास है पॉलिटिकल साइंस और उसमें आपका पेपर टाइटल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत का संविधान, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये क्लास आपके लिए ही है। इन क्लासेस के माध्यम से हम कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं और हम सीरियल वाइज, यूनिट वाइज, कहने का मतलब हर एक यूनिट के लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू, अर्थात जिन यूनिवर्सिटी में डेस्क्रिप्टिव पेपर आना है उनके लिए लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, और ऐसी यूनिवर्सिटी जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेने वाली है उनके लिए एमसीक्यू। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, ये आज हमारी तीसरी क्लास है और ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। कहने का मतलब जो कंटेंट होगा वो हिंदी और इंग्लिश में सेम होगा। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का कुल मिला के ये सिलेबस है जो मैं क्लास 1 में भी डिस्कस कर चुका हूं और इन क्लासेस में हम यूनिट वाइज सभी चीजों को कवर करते जाएंगे और आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको यदि क्रमानुसार क्लासेस देखनी है, यूनिट वाइज क्लासेस देखनी है, तो आपको जाना है चैनल के ऊपर और फिर उसके बाद आप जाइएगा प्लेलिस्ट पर और इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कहीं पर मिलेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सीरियल वाइज क्लासेस मिल जाएंगी और आप अपने हिसाब से क्लासेस देख सकते हैं। आपको एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस देखनी है वो देख सकते हैं और आपको थ्योरी वाली क्लास देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। आज की ये क्लास डिस्क्रिप्टिव है। इस क्लास से हम थ्योरी या कह लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे और आज की इस क्लास में यूनिट 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि वहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। भाई थ्योरी तो हम करेंगे ही, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय जागृति या चेतना का अर्थ क्या है और भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस? डिस्कस द कॉजेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द मेजर कॉजेस फॉर द राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। और या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय एवं विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेस फॉर द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिट 1 में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वहां से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उस थ्योरी में। और इसके साथ साथ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये चीजें भी आपकी इस क्लास में कवर हो जाएंगी। यूनिट 1 से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, सबसे पहले उसका उदय हुआ, उसका बर्थ हुआ और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ, वो विकसित हुआ। तो यहीं पर आपको सबसे पहला पॉइंट जो डाल लेना वो है परिचय, यानी इसका इंट्रोडक्शन। जब भी आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करेंगे तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए। तो यदि बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म की, तो यह हमें बताता है कि कैसे भारत के लोगों ने एक होकर अंग्रेजों के शासन का विरोध किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। अब देखिए, स्वतंत्रता कोई एक ही दिन में नहीं मिल गई। ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने विरोध कर दिया और कुछ ही समय बाद आजादी मिल गई। ऐसा नहीं हुआ। यह कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय तक चला एक लंबा संघर्ष था, एक लंबा स्ट्रगल था, जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं था या ये कोई 2-4 आंदोलन भी नहीं थे, बल्कि ये तो एक बहुत लंबा संघर्ष था जो लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा तक चला। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे देश को पूरी स्वतंत्रता पाने से पहले आंदोलनों की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ा, बहुत सारे आंदोलन करने पड़े, बहुत सारे संघर्षों की अवस्थाओं से देश को गुजरना पड़ा, तब जाकर के स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताई है। बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दिस टेल्स अस हाउ द पीपल ऑफ इंडिया यूनाइटेडली ओपोज्ड द ब्रिटिश रूल एंड अटेन्ड फ्रीडम। यहाँ अटेन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना और ओपोज्ड का मतलब है विरोध और यूनाइटेडली मतलब एकजुट होकर। दिस वॉज नॉट अ वन डे टास्क, ये कोई एक दिन का काम नहीं था, बट अ लॉन्ग स्ट्रगल, बल्कि एक बहुत लंबा स्ट्रगल था दैट लास्टेड फॉर नियरली 100 ईयर्स, जो लगभग खत्म हुआ 100 वर्षों में जाकर, विच इज कॉल्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आवर कंट्री हैड टू पास थ्रू
वेरियस फेजेस। हमारी कंट्री को बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ा और ये फेज कैसे थे? मूवमेंट्स के, आंदोलनों के। बिफोर अटेनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अटेन का मतलब अभी मैंने बताया प्राप्त करना होता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्राप्त करने से पहले आवर कंट्री हैड टू पास थ्रू वेरियस फेजेस ऑफ मूवमेंट्स। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास के कारण। कॉजेज फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो क्या क्या कारण रहे, वो क्या रीजन रहे जिनकी वजह से भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के यानी डेवलपमेंट के लक्षण यानी उसके साइन कब से दिखाई देने शुरू हो गए। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लक्षण तो तभी से दिखाई देने लगे थे जब 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। और इसकी स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। अब बात यह है कि ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, इसका एम क्या था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि उस समय के भारतीय समाज में बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक बुराइयां बहुत ही डीप लेवल तक जा चुकी थी, या कह सकते हैं बहुत ही डीप लेवल तक फैल चुकी थी। और उस समय के भारतीय समाज में वो बुराइयां क्या थी? जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद आदि। इन सभी को समाप्त करना ही ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था। और इसके साथ साथ हिंदू धर्म में फैली कुरीतियां यानी सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का विरोध करना और एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास का प्रचार करना ही इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। कलकत्ता इस संस्था का प्रमुख केंद्र था, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। और इस ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। ये जो शब्द है पुनर्जागरण, इसका मतलब होता है फिर से जागना या नई जान आना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समाज का फिर से जाग जाना, समाज में एक नई जान आना ही कहलाता है पुनर्जागरण। The signs of Indian national movement began to appear when the Brahma Samaj was established in 1828 by राजा राममोहन रॉय। इंडियन नेशनल मूवमेंट के शुरू होने के साइन तो तभी से अपीयर होने लगे थे, तभी से दिखने लगे थे जब 1828 में राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज को एस्टेब्लिश किया, इसकी स्थापना की। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वॉज टू रिमूव सोशल एंड रिलीजियस इविल्स फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी से सोशल यानी सामाजिक और धार्मिक इविल यानी बुराइयां, इनको रिमूव करना, इनको हटाना। और ये धार्मिक और सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी थी? जैसे सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जो सेम चीज यहां पर हिंदी में लिखी हुई है वो ही सेम चीज यहां पर इंग्लिश में है। तो यदि मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं भी कर रहा हूं तो आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया वो ही सेम चीज यहां पर नीचे भी है। रिसेंटली एक कमेंट आया था कि इंग्लिश वाले वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करके समझाइए। तो देखिए यहाँ पर समस्या क्या होती है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब मैं इंग्लिश वाले पोर्शन को बोलना शुरू करता हूँ। अब पढ़ना तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को ही है। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है वो ही सेम चीज इंग्लिश में भी है। अब जैसे यहाँ पर सती सिस्टम है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिवाद। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसका आप मीनिंग ना पता कर पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो ओपोज्ड, ओपोज्ड का मतलब होता है विरोध करना, सुपरस्टिशंस यानी कुरीतियां, ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास एंड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा इन हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म में। एंड प्रोमोटेड, प्रचार किया किसका? मोनोथिज्म का। और मोनोथिज्म का मतलब होता है बिलीफ इन वन गॉड, एक ईश्वर में विश्वास। मोनोथिज्म मतलब एकेश्वरवाद। द मेन सेंटर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज कलकत्ता एंड राजा राममोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है और इसके साथ साथ मेकर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, इनको मेकर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। जहां पर ये जो वर्ड आया है रेनेसेंस, इसका मतलब होता है रीबर्थ या ए न्यू अवेकनिंग, फिर से जन्म होना या फिर से जागना, एक नई जागृति आना, एक नई चेतना आना। तो यहां पर ओवरऑल हमने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट के लक्षण, विकास के लक्षण तो तभी से दिखने लग गए थे जब 1828 में स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की राजा राममोहन रॉय के द्वारा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और संस्थाएं भी थी, कुछ सोसाइटीज थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका इसके बाद भी विकास हुआ। जैसे
इसके बाद विकास हुआ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। इसकी स्थापना हुई थी 1843 में कलकत्ता में, और इस सोसाइटी का और इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत में नैतिक आचरण यानी मोरल कंडक्ट और भारतीयों के हितों की रक्षा करना, जो भारतीयों के राइट्स हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना। और इसी प्रकार एक और संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1851 में कलकत्ता में ही, और इस एसोसिएशन का, इस संस्था का उद्देश्य था भारत के जमींदारों और उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करना और साथ साथ ब्रिटिश शासन से भारतीयों की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना। सिमिलरली इसी प्रकार द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी was established on 20th April 1843 in Calcutta. The purpose of this organization was to promote moral conduct यानी नैतिक आचरण in British India and to protect the interests of Indians. And in the same way, इसी तरह another organization called the British Indian Association was established on 29 October 1851 in Calcutta. Its aim was to protect the interest of landlords. इसका एम था प्रोटेक्ट करना किसके हितों को, लैंडलॉर्ड्स के यानी जमींदारों के, एंड द अपर क्लास यानी उच्च वर्ग इन इंडिया, एंड ऑल्सो टू ब्रिंग द कंप्लेंट्स ऑफ इंडियंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारतीय लोगों की जो शिकायतें थी उन कंप्लेंट को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना, ये इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य था। लेकिन अब इन दोनों संस्थाओं के बारे में एक बात अच्छे से समझिए कि ये संस्थाएं भारतीयों के राजनीतिक राष्ट्रवाद का प्रदर्शन तो करती थी। दीज ऑर्गेनाइजेशंस शोड द पॉलिटिकल नेशनलिज्म ऑफ इंडियंस, लेकिन इनमें केवल गिने चुने लोग ही सदस्य थे। इन संस्थाओं के जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, वो बहुत ही गिने चुने लोग ही थे और इनका कोई राष्ट्रव्यापी आधार नहीं था, इनका कोई नेशन वाइड बेस ही नहीं था। अर्थात इन संस्थाओं ने ये दिखाया कि भारतीयों में राजनीतिक एकता और देशभक्ति की भावना तो है, लेकिन इनमें बहुत कम लोग जुड़े थे और इनका पूरे देश में कोई बड़ा जन समर्थन नहीं था, कोई बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट नहीं था। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो इसलिए उभर पाया क्योंकि अंग्रेजों की राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक नीतियां थी वो लोगों के लिए असहनीय हो गई थी। अब वो इतनी बर्बर हो गई थी कि अब लोग उनको सहन नहीं कर सकते थे, और शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और विदेशी विचारों ने लोगों को विरोध के लिए प्रेरित कर दिया। अब इसी बात को और आसान भाषा में समझने के लिए हम कुछ मेन पॉइंट्स का जिक्र करेंगे, अभी समझेंगे, पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस शोड द पॉलिटिकल नेशनलिज्म ऑफ इंडियंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ये तो शो किया कि भी भारतीयों में पॉलिटिकल नेशनलिज्म तो है, राजनीतिक राष्ट्रवाद तो है, बट ओनली अ फ्यू पीपल वर मेंबर्स। लेकिन इन संस्थाओं के जो मेंबर्स थे वो बहुत ही कम लोग थे। दे डिड नॉट हैव अ नेशन वाइड बेस। इनका कोई राष्ट्रव्यापी आधार नहीं था। ये ऐसी संस्थाएं नहीं थी जिनको देश में हर कोई जानता हो। दीज ऑर्गेनाइजेशंस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंडियंस हैड अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एंड पैट्रियटिज्म। इन ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेमो तो दिया, ये तो प्रदर्शित किया कि इंडियंस हैड अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, कि भारतीयों में पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस तो है, राजनीतिक एकता और देशभक्ति की भावना तो है, बट वेरी फ्यू वर इन्वॉल्व्ड। लेकिन इनमें बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही कम लोग इन संस्थाओं से जुड़े थे। एंड दे डिड नॉट हैव लार्ज पब्लिक सपोर्ट, और इनके पास बहुत ज्यादा पब्लिक का सपोर्ट नहीं था पूरे देश से, अक्रॉस द कंट्री। द इंडियन नेशनल मूवमेंट इमर्ज्ड। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, इमर्ज हुआ, उभरा, बिकॉज क्योंकि द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश had become unbearable for the people, and education, social awareness and foreign ideas inspired them to resist. इंडियन नेशनल मूवमेंट इसलिए इमर्ज कर पाया क्योंकि अंग्रेजों की जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सोशल पॉलिसीज यानी जो सामाजिक पॉलिसीज थी वो अनबियरेबल यानी असहनीय हो गई थी, सहने योग्य नहीं रह गई थी भारतीयों के लिए। और भारतीयों को जब एजुकेशन यानी शिक्षा मिली तो उनके अंदर सोशल अवेयरनेस आई और उन्होंने फॉरेन आइडियाज को पढ़ना शुरू किया। यानी फॉरेन आइडियाज का मतलब विदेशी लोगों की जो बातें हैं, उनकी बुक्स हैं, उन सभी ने इनको इंस्पायर किया रेजिस्ट करने के लिए, यानी उसका विरोध करने के लिए। अब हम आगे जानेंगे द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया वर एज फॉलोज। आइए अब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या थे। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण था वो था पाश्चात्य शिक्षा और नए विचार, वेस्टर्न एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। यहाँ पर शब्द आया पाश्चात्य शिक्षा। यहाँ पाश्चात्य से मतलब है पश्चिमी देशों से।
पश्चिमी सभ्यता से, और हमारे पश्चिम में क्या है, यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीप। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए ये वेस्टर्न एजुकेशन और उनसे मिले नए आइडियाज भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को दिशा दी। तो देखिए, हुआ ये कि अंग्रेजों को भारत में अपना राजकाज यानी देश का शासन चलाने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो उनकी भाषा यानी अंग्रेजी को समझ सकें। भाई, पूरे देश का शासन कुछ अंग्रेज लोग मिलकर थोड़ी ना चला सकते हैं। उनको अपना राजकाज चलाने के लिए, देश का शासन चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया, और इस शिक्षा के साथ ही भारतीयों ने जाने अनजाने में अंग्रेजी तो उन्होंने सीखी, और इस अंग्रेजी सीखने के कारण ही जाने अनजाने में पश्चिमी देशों के कई नए क्रांतिकारी विचारों को भी पढ़ना सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन किया जिनमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से संबंधित बातों का वर्णन था। उन्होंने ऐसी बुक्स को पढ़ना शुरू किया जिनमें स्वतंत्रता मतलब यानी हर इंसान को स्वतंत्र होने का हक है। जैसे समानता यानी सब लोग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लोकतंत्र अर्थात सरकार लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए। और राष्ट्रवाद यानी अपने देश के लिए प्रेम और अपनेपन की भावना। ये सब चीजें पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि पश्चिमी देशों में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसी चीजें पहले ही आ चुकी थी। आपने नाम सुना होगा सुकरात का, प्लेटो का। इन्होंने तो इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिख दी थी, यहाँ तक कि एक एकेडमी तक भी खोल दी थी इस सब चीज के ऊपर। अब यही सेम चीज इंग्लिश में भी है। द ब्रिटिश नीडेड पीपल इन इंडिया हु कुड अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज इंग्लिश टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्हें कुछ लोग चाहिए थे इंडिया में जो समझ सके अंग्रेजी भाषा को। सो दे स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश टू इंडियंस। उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। अलोंग विद दिस एजुकेशन, इस शिक्षा के साथ इंडियंस अनइंटेंशनली यानी जाने अनजाने में बिगेन लर्निंग मैनी न्यू एंड रिवोल्यूशनरी आइडियाज यानी क्रांतिकारी विचार फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। दे स्टडीड बुक्स बाय ऑथर्स हु रोट अबाउट फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। वेयर फ्रीडम मीन्स एवरी पर्सन हैज द राइट टू बी फ्री, इक्वालिटी मीन्स all people are equal, no one is superior and no one is inferior. Democracy means the government should be chosen by the people, or we can say the government should be elected by the people. And nationalism means love and devotion for one's country. और इसी बात के संबंध में भारतीय समाजशास्त्री, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट AR देसाई का पश्चिमी शिक्षा के संबंध में ये कथन है कि शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा, और ये शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के फिर नेता बन गए। वे भारतीय जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को सीखा, जो शिक्षित हो गए, उन शिक्षित भारतीयों ने पढ़ा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, इटली के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और आयरलैंड आदि देशों के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा। वहां से उनको नए नए विचार मिले कि किस तरह लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए संघर्ष किया, और फिर ये ही शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हो गए। और इसी शिक्षा ने ऐसे नेताओं को जन्म दिया जैसे राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट AR देसाई said about Western education that educated Indians read about the freedom struggles of America, Italy and Ireland. These educated Indians became the leaders of India's national movement. This education gave rise to leaders like Raja Rammohan Roy, Dadabhai Naoroji, Surendra Nath Banerjee and Gopal Krishna Gokhale, who later led India's struggle for independence. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जो अगला महत्वपूर्ण कारण है वो है समाचार पत्र और साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में समाचार पत्रों और साहित्य की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। इन्हें हम वर्तमान के सोशल मीडिया और न्यूज चैनल की तरह समझ सकते हैं। इसी तरह उस समय समाचार पत्र ही समाज को जागरूक करने के मुख्य साधन थे। जैसे आज के टाइम में यदि हमें लोगों को अवेयर करना है, किसी बात को लोगों तक पहुंचाना है, तो हम उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं या उसको न्यूज चैनल्स पर दिखा दिया जाता है। लेकिन उस समय सोशल मीडिया और न्यूज चैनल तो थे नहीं। उस समय समाचार पत्र समाज को जागरूक करने के मुख्य साधन थे। और भारत में जब राष्ट्रीय चेतना यानी देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चेतना का मतलब है देशभक्ति की भावना जागने लगी, तो उसमें समाचार पत्रों और साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, वैसे तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहले यूरोपीय लोगों ने ही लगाए थे। यूरोप के लोगों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी और उन्होंने ही अखबार निकालने शुरू किए। लेकिन फिर जल्द ही भारतीयों ने भी अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में
अखबार छापने शुरू कर दिए। अब क्योंकि ये समाचार पत्र लोगों की अपनी भाषा में छपते थे, इसलिए आम जनता को आसानी से पता चलता था कि अंग्रेज उनके साथ क्या कर रहे हैं। इन अखबारों ने आम लोगों के बीच देशभक्ति की भावना, राजनीति की समझ और एकता फैलाने का काम किया। We can understand them like today's social media or news channels. But at that time, उस समय newspapers were the main way to make people aware. उस टाइम पर न्यूज़पेपर ही सबसे मुख्य साधन होते थे लोगों को अवेयर करने के लिए। When national consciousness, और यहाँ नेशनल कॉन्शियस है मतलब पैट्रियोटिज्म से भी है, देशभक्ति से भी है, begin to awaken in India, newspaper and literature played a very important role. The printing press was first set up by Europeans in India and they started publishing newspapers. Soon, बहुत ही जल्दी, Indians also began printing newspapers in their local language. जल्दी ही भारतीयों ने भी शुरुआत कर दी न्यूज़पेपर प्रिंट करने की अपनी लोकल लैंग्वेज में। सिंस दीज पेपर्स वर इन पीपल्स ओन लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ सिंस का मतलब है क्योंकि ये पेपर लोगों की अपनी लैंग्वेज में थे, इसलिए ऑर्डिनरी पीपल यानी साधारण लोगों ने भी इनको आसानी से समझ लिया। ऑर्डिनरी पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द ब्रिटिश वर डूइंग टू देम एंड दीज न्यूज़पेपर्स हेल्प्ड स्प्रेड पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति की भावना, पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी राजनीतिक समझ, और यूनिटी यानी एकता अमंग द जनरल पब्लिक यानी आम लोगों के बीच में। इन न्यूज़पेपर्स ने हेल्प की जनरल पब्लिक के बीच में पैट्रियटिज्म की भावना, पॉलिटिकल अवेयरनेस की भावना और यूनिटी फैलाने में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उस समय के कुछ प्रसिद्ध अखबार थे जैसे केसरी, द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, द इंडियन मिरर, द बॉम्बे क्रॉनिकल, पैट्रियट और द बंगाली। इन सब ने मिलकर लोगों में राष्ट्रभक्ति, स्वशासन और आजादी की चेतना फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वशासन का मतलब होता है सेल्फ रूल यानी खुद का शासन। फॉर एग्जाम्पल, सम फेमस न्यूज़पेपर्स ऑफ दैट टाइम वर केसरी, द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, द इंडियन मिरर, द बॉम्बे क्रॉनिकल, the Patriot and the Bengali. Together, they played a very important role in spreading patriotism, self-rule and the awareness of freedom among the people. आइए अब कुछ समाचार पत्र देखते हैं और उनके संस्थापक देख लेते हैं। कई बार ये वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है या जिन यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यू एग्जाम होते हैं वहां पे भी ये पूछ लिया जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो केसरी समाचार पत्र जो था ये मराठी भाषा में छपता था और इसके संस्थापक या इसके प्रमुख व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। द हिंदू अंग्रेजी में निकलता था, इसके संस्थापक थे वीर राघवाचार्य और जीएस अय्यर। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली और अंग्रेजी में छपती थी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इसके संस्थापक थे। द इंडियन मिरर अंग्रेजी में छपता था, इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। द बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी में और इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। हिंदू पैट्रियट ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। शुरुआत में तो इसके प्रमुख व्यक्ति रहे थे गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसको चलाया। और द बंगाली ये अंग्रेजी में छपता था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रमुख व्यक्ति थे, इसके संस्थापक थे। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया मराठी भाषा में केसरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के कारणों की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के कारणों में जो अगला सबसे बड़ा योगदान था वो था ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों का। एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। जैसे अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से भारतीयों में फैल गया आर्थिक असंतोष, इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारतीयों के पेट पर सीधी चोट, जिससे व्यापक असंतोष फैल गया, यानी बहुत बड़े लेवल पर लोग नाराज हो गए, परेशान हो गए। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ कच्चा माल जैसे कि कपास, नील आदि पैदा करने वाला एक खेत बना दिया। ये भारतीयों से कपास की और नील की खेती करवाते थे और फिर उसे सस्ते में खरीदते थे और सस्ते में खरीदकर ब्रिटेन भेज देते थे और फिर ब्रिटेन की मशीनों से बने माल को भारत में लाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इस नीति के कारण भारत के पुराने और प्रसिद्ध उद्योग जैसे हाथ से कपड़ा बुनने का काम ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए और इससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए और किसानों पर बहुत ज्यादा लगान लगाया गया जो फसल खराब होने पर भी माफ नहीं होता था और इससे किसान लगातार कर्ज और गरीबी में डूबते चले गए। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश डायरेक्टली हर्ट द लिवलीहुड ऑफ इंडियंस। जो अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उन्होंने डायरेक्टली हर्ट किया किसको? लिवलीहुड को, यानी भारतीयों के जीवन यापन की शैली को, कि वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे। विच क्रिएटेड वाइड स्प्रेड एंगर एंड अनहैप्पीनेस। और इस चीज ने क्या क्रिएट कर दिया? एक गुस्सा और एक असंतोष
जो चारों तरफ फैल गया, जो लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग में फैल गया। द ब्रिटिश टर्न्ड इंडिया इनटू अ लैंड दैट ओनली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड इंडिगो। अंग्रेजों ने भारत को एक ऐसी भूमि में परिवर्तित कर दिया, एक ऐसी लैंड में चेंज कर दिया जहां पर सिर्फ रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन और इंडिगो इन्हीं की खेती होती थी, विच दे बोट, जिसको वो खरीद लेते थे चीपली यानी बहुत कम दामों में, एंड सेंड टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन भेज देते थे। देन गुड्स मेड इन ब्रिटिश फैक्ट्रीज, गुड्स यानी जो माल, जो सामान ब्रिटिश फैक्ट्री में बनता था, वर ब्रोट बैक यानी वापस लाया जाता था इंडिया, एंड सोल्ड एट हाई प्राइसेस, और भारत में ऊंचे दामों पर उसको बेचा जाता था। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी की वजह से इंडियाज ट्रेडिशनल एंड फेमस इंडस्ट्रीज, भारत की जो ट्रेडिशनल और फेमस इंडस्ट्री थी, भारत के जो पुराने उद्योग धंधे थे जैसे कि हैंडलूम वीविंग यानी हाथ से कपड़ा बुनने का काम, वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए। एंड मिलियंस ऑफ क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर जॉब, और बहुत से कारीगरों ने, क्राफ्ट्समैन का मतलब है यहाँ पर कामगार, कारीगर, उन्होंने अपनी जॉब खो दी, अपनी नौकरी खो दी। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू पे वेरी हाई टैक्सेस, फार्मर्स के ऊपर लगान एक तरह का टैक्स था, उनके ऊपर बहुत हाई टैक्स लगा दिए गए, विच वर नॉट रिड्यूस्ड इवन व्हेन देयर क्रॉप्स फेल्ड, वो तब भी इसको रिड्यूस नहीं किया गया, तब भी उनको कम नहीं किया गया जब किसानों की मौसम की वजह से पूरी की पूरी फसल भी बर्बाद होगी। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट एंड पॉवर्टी, जो किसान थे वो डेब्ट यानी कर्जे और गरीबी में दबते चले गए। और फिर जब ये सब हुआ, जब हर वर्ग यानी किसान भी, कारीगर भी, व्यापारी भी गरीबी और भुखमरी से पीड़ित हुआ, तो उन्हें एहसास हुआ कि भैया उनकी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्थिक नीति है, अंग्रेजों की आर्थिक नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, और ये सभी का एक साझा दुख था। तो इस साझा दुख ने उन्हें आंदोलन के लिए एकजुट किया। व्हेन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जब सोसाइटी के हर एक सेक्शन जैसे कि फार्मर्स भी, क्राफ्ट्समैन यानी कारीगर भी, और ट्रेडर्स यानी व्यापारी भी, स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी मतलब गरीबी, हंगर मतलब भूख, दे रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया दैट द रियल रीजन फॉर देयर माइजरी वॉज द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। माइजरी मतलब है उनकी इस खराब हालत का, उनकी इस दयनीय हालत का कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि क्या था, ब्रिटिश लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसी थी। एंड दिस शेयर्ड पेन, और ये लोगों का साझा दुख, यूनाइटेड देम एंड एनकरेज देम टू जॉइन द मूवमेंट फॉर फ्रीडम, इसने उनको यूनाइट किया यानी एकजुट किया, एनकरेज किया, उनको साहस दिया टू जॉइन द मूवमेंट फॉर फ्रीडम। अगला कारण है प्रशासनिक और न्यायिक भेदभाव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेजों ने भारतीयों का प्रशासनिक और न्यायिक भेदभाव भी किया और उनके अधिकारों का हनन किया। ये किस प्रकार से किया? ये भारतीयों को प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण पोस्ट पर नहीं रखते थे। किसी भी भारतीय को प्रशासन में किसी बड़े या महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखा जाता था, भले ही वे कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने ही योग्य क्यों ना हो। सभी ऊंचे पद यानी हाई लेवल की पोस्ट केवल अंग्रेजों के लिए थी। द ब्रिटिश ऑल्सो प्रैक्टिस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस यानी प्रशासन और न्याय में भी भारतीयों का डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, शोषण किया। एंड दे डिनाइड इंडियंस देयर राइट्स, और उन्होंने भारतीयों को उनके अधिकार देने के लिए भी डिनाई किया यानी उनके अधिकारों का हनन किया। इंडियंस वर नॉट गिवन एनी हाई और इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। भारतीयों को हाई और इंपॉर्टेंट पोजीशंस गवर्नमेंट में नहीं दी जाती थी। नो मैटर हाउ एजुकेटेड और कैपेबल दे वर। इस बात का कोई मतलब नहीं था कि वो कितने एजुकेटेड हैं, कितने कैपेबल हैं किसी काम को करने के लिए। ऑल द टॉप पोस्ट वर रिजर्व्ड ओनली फॉर ब्रिटिश। जितनी भी बड़ी पोस्ट थी, हायर पोस्ट थी, वो रिजर्व होती थी केवल और केवल ब्रिटिश लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए। और इसके साथ साथ भारतीयों के साथ न्याय में भी पक्षपात होता था। There was also discrimination against Indians in the matter of justice. अदालतों में भी न्याय सबके लिए बराबर नहीं था। जब कोई अंग्रेज अपराध करता था तो अंग्रेजों के अपराधों पर अक्सर हल्की सजा दी जाती थी या उन्हें छोड़ दिया जाता था, जबकि भारतीयों के लिए नियम बहुत ही सख्त थे, बहुत ही कठोर थे। और इस भेदभाव ने पढ़े लिखे भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर किया कि जब तक हमारा देश हमारे हाथ में नहीं होगा तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेंगे। इन पढ़े लिखे वर्गों ने ही बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। देयर वॉज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन मैटर्स ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस यानी न्याय के मामले थे उनमें भी भारतीयों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी इनका शोषण यानी उसमें पक्षपात किया जाता था। द कोर्ट्स वर नॉट फेयर। जो अदालतें थी, जो कोर्ट थी वो फेयर यानी सभी के लिए इक्वल नहीं थी। ब्रिटिश ऑफेंडर्स या
में ब्रिटिश ऑफेंडर से मतलब है वे अंग्रेज व्यक्ति जो कोई अपराध करते थे। ब्रिटिश ऑफेंडर्स वर ऑफन गिवन लाइट पनिशमेंट, यानी उनको आसान पनिशमेंट दी जाती थी, और इवन सेट फ्री, या उनको छोड़ दिया जाता था। वाइल द रूल्स फॉर इंडियंस वर वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन भारतीयों के लिए जो रूल थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। दिस अनफेयर ट्रीटमेंट मेड एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज, जब ये अनफेयर ट्रीटमेंट भारतीयों के साथ हुआ तो एजुकेटेड इंडियंस को, पढ़े लिखे भारतीयों को ये रियलाइज हुआ दैट अंटिल इंडिया केम अंडर इट्स ओन रूल, कि जब तक हमारा देश, जब तक हमारा इंडिया हमारे अपने हाथों में नहीं आता है, जब तक इस पे हमारा खुद का शासन नहीं होता है, इंडियंस वुड नॉट नेवर गेट रेस्पेक्ट और राइट्स, भारतीयों को ना कभी रेस्पेक्ट मिलेगी ना उनके राइट्स मिलेंगे। दीज एजुकेटेड पीपल लेटर बिकेम द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और ये ही एजुकेटेड पीपल लेटर यानी बाद में बन गए, बिकेम यानी बन गए द लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बन गए, नेशनल मूवमेंट के लीडर बन गए। अगला कारण रहा नस्लीय भेदभाव यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और ये ही सबसे भावनात्मक यानी सबसे इमोशनल इशू था जिसने लोगों को बहुत जल्दी आंदोलित कर दिया, लोगों की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हर्ट किया। अंग्रेज खुद को भारतीयों से बेहतर समझते थे और भारतीयों को असभ्य मानकर, अनसिविलाइज्ड मानकर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। इवन भारतीयों को बहुत सारे क्लबों में, रेलवे के कंपार्टमेंट यानी रेलवे के डिब्बों में और होटलों में भी नहीं घुसने दिया जाता था। इस खुले अपमान ने हर भारतीय के मन में गहरा गुस्सा और आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचाई। जब भारतीयों ने देखा कि उन्हें अपने ही देश में इंसान नहीं समझा जा रहा है, तो इस साझा अपमान ने पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव यानी नेशनल प्राइड और आजादी की तीव्र इच्छा को जन्म दे दिया, और इस अपमान से मुक्ति पाना ही आंदोलन का एक बड़ा कारण बन गया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज द मोस्ट इमोशनल इशू। जब भारतीयों को उनके रंग के आधार पर, उनकी स्किन के कलर के आधार पर उनका डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो ये एक बहुत ही इमोशनल इशू था। दैट क्विकली स्टीयर्ड कहते हैं किसी चीज का बहुत जल्दी से उभर जाना, एक आग सी लग जाना। दैट क्विकली स्टीयर्ड पीपल्स फीलिंग्स। द ब्रिटिश कंसीडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर, जो अंग्रेज थे वो खुद को सुपीरियर यानी भारतीयों से बहुत ज्यादा अच्छा समझते थे, सुपीरियर टू इंडियंस, एंड ट्रीटेड इंडियंस वेरी बैडली, और भारतीयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। कॉलिंग देम अनसिविलाइज्ड, उनको कहते थे कि तुम लोग तो असभ्य हो, तुम में सभ्यता नहीं है। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू एंटर मेनी क्लब्स, ट्रेन कंपार्टमेंट्स एंड होटल्स। भारतीयों को अलाउ नहीं था जाना बहुत से क्लब्स में, ट्रेन कंपार्टमेंट्स में और होटल्स में। दिस ओपन इंसल्ट डीपली हर्ट द प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडियन। When Indians saw that they were not even treated as human beings in their own country, this shared humiliation created a strong feeling of national pride and a deep desire for freedom throughout the country. And getting rid of this, इससे छुटकारा पाने के लिए insult became one of the major reasons behind the national movement. ये भारतीयों की इंसल्ट भी एक बहुत बड़ा कारण बना नेशनल मूवमेंट को राइज करने के लिए, नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट में। संक्षेप में कहा जाए तो ब्रिटिश शासन की इन नीतियों ने दमन और शोषण का माहौल बनाया, जिसने अलग अलग समुदायों और वर्गों के भारतीयों को यह समझा दिया कि वे सब एक ही नाव में हैं। भले ही वे अलग अलग समुदाय से हों, भले ही वे अलग अलग वर्गों से हों, लेकिन हैं वे सभी एक ही नाव में, और उनकी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, ब्रिटिश शासन का अंत, द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश रूल्स पॉलिसीज क्रिएटेड एन एटमोस्फियर ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। ब्रिटिश पॉलिसीज ने ऐसा माहौल, ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट किया जो करता था भारतीयों का ऑपरेशन का मतलब दमन और एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण। दिस मेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड क्लासेस रियलाइज दैट दे वर ऑल इन द सेम सिचुएशन। अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग क्लासेस के लोगों को ये रियलाइज हो गया कि वे सभी एक ही सिचुएशन में हैं, एक ही नाव में हैं, एंड द ओनली सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, और उनकी इन सभी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, दैट वाज टू एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन का अंत। और फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जो एक बहुत ही बड़ा कारण बना वो था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह एक बड़ी घटना थी जिसने आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। भले ही असफल रहा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में एक बीज बो दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति ने भारतीयों को आजादी पाने के लिए एक दिशा दे दी, उनके दिल में आजादी पाने का एक बीज बो दिया। हालांकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं रहा, लेकिन इसने एक डायरेक्शन दे दी कि हमें अब स्वतंत्रता पाने के लिए चलना किस तरह से है। और इस क्रांति की शुरुआत अचानक एक दिन में नहीं हुई थी,
इसके पीछे कई वर्षों से चली आ रही ब्रिटिश नीतियों के कारण और भारतीयों में जमा हो रहा गुस्सा और भारतीयों के अंदर बहुत बड़ा असंतोष था, और इस आग में घी डालने का काम कर दिया था ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति ने। ब्रिटिश सरकार की थी एक राज्य हड़प नीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसने आग में घी डालने का काम किया। अब ये हड़प नीति क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? इसके अंतर्गत ये होता था कि जैसे किसी रियासत में किसी राजा का अगर अपना बेटा नहीं होता था, तो भारत में उस समय बहुत सारी रियासतें थी, तो अगर किसी रियासत में किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसकी रियासत को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। वो कहते थे कि आपका कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, तो अब ये ब्रिटिश राज में मिलाया जाएगा, ये ब्रिटिश शासन का अंग होगा आपकी रियासत। तो इससे कई राजाओं और नवाबों में अपनी सत्ता छिन जाने का डर और गुस्सा था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ मेजर इवेंट दैट चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 का रिवोल्ट जो था एक बहुत ही मेजर इवेंट था, एक बहुत ही बड़ी घटना थी जिसने डायरेक्शन ही चेंज कर दी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की। इवन दो इट वॉज फेल्ड, हालांकि ये फेल हो चुका था, बट इट प्लांटेड द सीड ऑफ इंडिपेंडेंस इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। लेकिन इसने प्लांट कर दिया था, बो दिया था वो सीड यानी बीज भारतीयों के दिलों में इंडिपेंडेंस का। दिस रिवोल्यूशन डिड नॉट स्टार्ट सडनली। ये रिवोल्यूशन सडनली यानी अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ एंगर्स एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस कॉज्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज। ये बहुत ही वर्षों के एंगर और डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष की एक ज्वाला थी जो भारतीयों के दिलों में थी ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर विच इफ अ रूलर हैड नो बायोलॉजिकल सन, यदि किसी रूलर का, किसी प्रिंसली स्टेट के राजा का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, यानी खुद का बेटा नहीं है, तो हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। तो उसके राज्य को, उसकी रियासत को अंग्रेज टेक ओवर कर लेंगे, अपने शासन में मिला लेंगे। एंड दिस क्रिएटेड फियर एंड एंगर अमंग मैनी किंग्स एंड नवाब्स हु थॉट दे माइट लूज देयर पावर। यहाँ पर एक शब्द है राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके बारे में अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य हड़प नीति किसने चलाई। तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी, और ये लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। और इसकी इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस राज्य को हड़पने की नीति के तहत सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट और फिर उदयपुर। और ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर है छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा झांसी और नागपुर जैसे कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और इसमें जो याद रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सतारा, महाराष्ट्र के सतारा को इस नीति के तहत विलय किया गया सबसे पहले। महाराष्ट्र का सतारा वो पहली ऐसी रियासत थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के तहत सबसे पहले ब्रिटिश शासन में मिला गया 1848 में। लॉर्ड डलहौजी स्टार्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 to 1856। अंडर दिस पॉलिसी सेवरल इंडियन स्टेट्स सच एज सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागड़, उदयपुर in Chhattisgarh, not in the Rajasthan, and Jhansi, Nagpur were annexed into the British Empire. Satara was the first state to be annexed अंडर दिस पॉलिसी इन 1848। एनेक्स का मतलब है यहाँ पर हड़पने से, किसी राज्य को किसी राज्य से छीनकर हड़प लेना। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का, राज्य हड़प नीति। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात तो ये हुई कि 1848 में शुरुआत हुई राज्य हड़प नीति की, और क्रांति हुई है फिर 1857 में जाकर के। तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ऐसा एकदम से कौन सा कारण हो गया था कि 1857 ईस्वी की क्रांति हो गई। देखिए, एक तो ये बड़ा कारण हो गया, लेकिन इसके अलावा जो ठीक उसी समय का तात्कालिक कारण था, जो इमीडिएट कोज था, वो क्या था? तो 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण यानी इमीडिएट कारण, बिल्कुल उसी समय जो बात हुई थी, वो थी एक नई अफवाह। 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण एक नई अफवाह बनी जिसने चिंगारी का काम किया। तो हुआ कुल मिला के ये था कि सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई थी, और सैनिकों के बीच में ये अफवाह फैल गई कि इस राइफल के कारतूसों यानी इसके कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे मुंह से खोलना पड़ेगा, और इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। अब सीधी सी बात है कि गाय तो हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुस्लिमों के लिए वर्जित था। तो इस अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया, और उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और यही अफवाह विद्रोह की तत्कालिक चिंगारी बन गई। द बिगेस्ट एंड इमीडिएट कोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ न्यू रूमर दैट एक्टेड एज अ स्पार्क मतलब चिंगारी। 1857 के रिवॉल्यूशन का जो इमीडिएट कोज था वो था एक नया रूमर जिसने एक्ट किया एक स्पार्क की तरह, और हुआ ये था कि ए न्यू एनफील्ड राइफल हैड बीन इंट्रोड्यूस इन द आर्मी अमंग द सोल्जर्स। ए रूमर स्प्रेड दैट द
cartridge of this rifle had to be bitten open with the mouth before use, and those cartridges were greased with the fat of cows and pigs. And we know the cow was sacred to Hindus and the pig was forbidden for Muslims. This rumor deeply hurt the religious sentiments of both Hindu and Muslim soldiers, who believed that the British were deliberately trying to defile their region. This rumor became the immediate spark for the revolt. और फिर हुआ ये कि 29 मार्च 1857 को बंगाल में बैरकपुर कैंट में, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के सैनिक ने इस कारतूस का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। बंगाल में बैरकपुर कैंट में एक सैनिक था मंगल पांडे, उन्होंने इस कारतूस का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और जब मंगल पांडे को यह यकीन हो गया कि नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो उन्होंने इसे धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश माना और गुस्से में आकर उन्होंने अपने साथी सैनिकों से भी विद्रोह करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने साथी सैनिकों को भी मनाया कि विद्रोह कीजिए, इसके खिलाफ इस बात का विरोध कीजिए। और जब मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया, इस बात के खिलाफ विरोध किया, तो उनके अधिकारियों ने उन्हें प्रयास किया गिरफ्तार करने का। और जब उनके अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया। मंगल पांडे को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर विद्रोह और हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। ऑन मार्च 29, 1857 द बैरकपुर कैंटोनमेंट इन बंगाल, ए सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे ओपनली रिफ्यूज्ड टू यूज द कार्टेज। मंगल पांडे ने ओपनली रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया उस कार्टिज को यूज करने के लिए। When मंगल पांडे became convinced, जब मंगल पांडे कन्विंस हो गए that the new cartridge were greased with the fat of cows and pigs, कि जो नई एनफील्ड राइफल है इसका कार्टिज काऊ के फैट से यानी गाय की चर्बी से बना हुआ है, तो उन्होंने इसे देखा एज ए कॉन्स्पिरेसी टू करप्ट हिज रिलीजन। इन एंगर ही अर्ज्ड हिज फेलो सोल्जर्स टू रिवोल्ट एज वेल, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने साथी सिपाहियों से भी रिवोल्ट करने के लिए कहा। When his officers tried to arrest him, he shot Sergeant Major Hussain and attacked Lieutenant Bogg. Mangal Pandey was arrested on the spot and trial for rebellion and attempted murder was conducted against him. और ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह को जल्द से जल्द दबाना चाहती थी ताकि यह पूरे देश में न फैले। और मंगल पांडे का कर दिया गया कोर्ट मार्शल, जो सैनिक होते हैं उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, और कोर्ट मार्शल में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में उनको फांसी दे दी गई। अब आप टाइम से ही अनुमान लगा लीजिए, विद्रोह हुआ था 29 मार्च और फिर उसके बाद मात्र 10 दिन के बाद ही 8 अप्रैल को उनको फांसी भी दे दी गई बैरकपुर में। मंगल पांडे का यह साहसिक कदम ही पहली चिंगारी बना जिसने पूरे देश के सैनिकों और लोगों में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की भावना को जगाया। और अंततः 10 मई 1857 को मेरठ में बड़े पैमाने पर क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ में बहुत ही बड़े लेवल पर हुई और उनकी शहादत ने, मंगल पांडे की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत नींव रखी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू क्रश दिस रिबेलियन एज क्विकली एज पॉसिबल so that it would not spread across the country. In a court martial, Mangal Pandey was sentenced to death, and on April 8, 1857, he was hanged at Barakpur. Mangal Pandey's brave act became the first spark that ignited the spirit of rebellion among soldiers and people all over India. Mangal Pandey का ये brave act ही पहला स्पार्क बना, पहली चिंगारी बना जिसने इग्नाइटेड यानी जिसने जलाया या जिसने भावना को जगाया द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, विद्रोह की भावना among soldiers, सैनिकों के बीच में, and people all over India. Eventually on 10th May 1857, a major revolution began in Meerut. His martyrdom, उनकी शहादत, his martyrdom laid a strong foundation for India's freedom struggle. उनकी शहादत ने laid a strong foundation, एक मजबूत नींव रखी for India's freedom struggle, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। और मंगल पांडे के अतिरिक्त झांसी की रानी 1857 की क्रांति की सबसे प्रसिद्ध और बहादुर नेता थी। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था और इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह में शामिल होने का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति, जो अभी हमने समझी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह में शामिल होने का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। हुआ यह था कि महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी ने एक दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ, रानी ने एक दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा दामोदर राव, जिसका नाम क्या था, दामोदर राव, को झांसी का कानूनी उत्तराधिकार घोषित कर दिया। और लॉर्ड डलहौजी की यह नीति ही थी कि जब किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होगा यानी बायोलॉजिकल सन यानी उसका खुद का पुत्र नहीं होगा तो वो रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी। तो लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार ने इस गोद लिए हुए बेटे को झांसी का वैध शासक
यानी इसका वैलिड रूलर मानने से इनकार कर दिया। In addition, Rani Lakshmibai of Jhansi was one of the most famous and courageous leaders of the 1857 revolt. Her real name was Manikarnika. She married Maharaja Gangadhar Rao Nevalkar of Jhansi, after which she became known as Lakshmibai. The main reason for Rani Lakshmibai's participation in the rebellion was the British doctrine of lapse. After the death of Maharaja Gangadhar Rao, Rani Lakshmibai declared her adopted son, whose name was Damodar Rao, as the legal heir, or we can say legal successor of Jhansi. However, हालांकि the British government led by Dalhousie refused to recognize her adopted son as the rightful ruler of Jhansi. लॉर्ड डलहौजी ने रिफ्यूज कर दिया उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये राइटफुल रूलर होगा झांसी का, या एक वैलिड या लीगल रूलर होगा झांसी का। इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक गोद लिया हुआ यानी दत्तक पुत्र था। अंग्रेजों ने घोषणा की कि महाराजा की मृत्यु के साथ ही झांसी का राज्य अब सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाएगा। इसी अन्याय के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आई विल नॉट गिव अप माई झांसी। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो रानी ने झांसी की रक्षा के लिए अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिला सैनिकों का एक दल भी शामिल था। 1858 में ब्रिटिश सेना के सर ह्यूग रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया गया। रानी ने बहादुरी से लगभग 2 सप्ताह तक शहर का बचाव किया। जब लगा कि झांसी को बचाना मुश्किल है तो वो अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी, जो कानपुर के पास है, कालपी की ओर निकल पड़ी। The British declared that with the death of Maharaja Gangadhar Rao, the state of Jhansi would become directly under British rule. Against this injustice, Rani Lakshmibai firmly said, I will not give up my झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यानी मैं अपनी झांसी को नहीं छोड़ूंगी, अंग्रेजों को इसे नहीं दूंगी। She decided to take up arms against the British. When the 1857 revolt began, Rani Lakshmibai prepared her army to defend Jhansi, which included a group of women soldiers. And in 1858, the British army led by Sir Hugh Roach attacked Jhansi, and Rani Lakshmibai bravely defended the city nearly about 2 weeks. When it became clear that saving Jhansi was difficult, she rode away on horseback. Ride की second form है road. She rode away on horseback with her adopted son tied to her back, heading towards Kalp, and Kalpi is near कानपुर। और फिर इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर, तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया, जो विद्रोहियों के लिए, जो 1857 के विद्रोह करने वाले नेताओं के लिए एक बड़ा केंद्र बन गया, एक सेंटर बन गया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक जगह में रानी ने अंग्रेजों के साथ अंतिम युद्ध लड़ा और वह अकेली लड़ती रही और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उन्हें हराने वाले ब्रिटिश जनरल सर ह्यूग रोज ने कहा था कि विद्रोहियों में वह अकेली मर्द थी। शी वॉज अलोन वॉज द मैन अमंग द रेबल्स। रानी लक्ष्मीबाई अलोंग विद तात्या टोपे कैप्चर्ड द ग्वालियर फोर्ट विच बिकम अ मेजर सेंटर फॉर द रेबल्स। 18 जून 1858 नियर ग्वालियर एट कोटा सराय, Rani fought her final battle against the British. She fought alone bravely and ultimately attained martyrdom. अंत में वो शहीद हुई, शहादत को प्राप्त हुई, वीरगति को प्राप्त हुई। After her death, the British general Sir Hugh Roach, who defeated her, जिन्होंने इसको हराया था, said she alone was the man among the rebels. और इसी तरह 1857 के विद्रोह में भारत के कई हिस्सों के सिपाहियों, राजाओं, किसानों और आम लोगों ने मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। और ये पहली बार हो रहा था जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने मिलकर ब्रिटिश राज को चुनौती दी थी। इस घटना ने आने वाले नेताओं को प्रेरणा दी कि जनता की शक्ति को संगठित करके ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसने राष्ट्रीय चेतना को जगाया, यानी ये एहसास कराया कि हम सब एक राष्ट्र हैं। इस विद्रोह ने ये स्पष्ट कर दिया कि चाहे समस्या किसानों की हो, चाहे समस्या राजाओं की हो या सिपाहियों की, उन सब का मूल कारण, एक कारण अंग्रेजी शासन ही है। और इस साझा दुश्मन के एहसास ने कि हम सभी का दुश्मन एक ही है, इस फीलिंग ने, इस भावना ने भविष्य के राजनीतिक आंदोलन को एक समान, एक कॉमन टारगेट दे दिया, एक सामान्य लक्ष्य दे दिया। In the 1857 revolt, soldiers, kings, farmers and common people from the different parts of India joined together to take up arms against the British. It was the first time such a large number of people challenged British rule together. This event inspired future leaders to realize that freedom could only be achieved by organizing the power of the people. It awakened national consciousness, making people understand that
we all belong to one nation. The revolt showed that whether the problem was of the farmers or the problem of the kings or the problem of the soldiers, the main cause was British rule. This shared enemy gave a common goal टू फ्यूचर पॉलिटिकल मोमेंट्स। और 1857 के नायकों जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे की कहानियां आगे चलकर फिर राष्ट्रवादी साहित्य और गीतों का हिस्सा बनी। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे साहसिक कार्य करने वाले नेताओं की कहानियां साहित्य में लिखी गई लेखकों के द्वारा, और ये राष्ट्रवादी साहित्य बना, इसके ऊपर गीत लिखे गए, आने वाली पीढ़ियों ने उनको पढ़ा और इन कहानियों ने युवा पीढ़ी को देश के लिए लड़ने के लिए भावनात्मक रूप से प्रेरित किया। इन लोगों की बलिदान की कहानियों ने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया इमोशनली, और इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को भी समझ आ गया कि वे केवल ताकत के बल पर भारत पर शासन नहीं कर सकते, इसलिए फिर उन्होंने अपने शासन के तरीकों को बदला। लेकिन उनका शोषण जारी रहा, शोषण खत्म नहीं किया, बस तरीके बदल दिए। और फिर आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ और उन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन को और आगे बढ़ाया। द स्टोरीज ऑफ द हीरोज ऑफ 1857 सच एज रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे later become part of the nationalist literature and songs. These stories emotionally inspired the younger generation to fight for the country. After this revolt, the British realized that they could not rule India by force alone. Therefore, they changed some of their governing methods. उन्होंने अपने कुछ governing methods को change किया, but their exploitation continued. लेकिन exploitation यानी शोषण जारी रहा, which later paved the way the emergence of political organization like the Indian National Congress. उन्होंने अपने तरीकों को बदल दिया, लेकिन आगे चलकर फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का इमरजेंस हुआ, उनका उदय हुआ, और फिर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इस तरह के संगठनों ने आगे बढ़ाया। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगली क्लास में, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही बात करेंगे। आइए अब एक बार ये देख लेते हैं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, तो उसके जो मुख्य मुख्य स्थान थे वहां पर विद्रोह का नेतृत्व किस किस नेता ने किया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय। ये तो केवल नाम मात्र के नेता थे, वास्तव में इसका नेतृत्व किया था जनरल बख्त खान ने। इन्होंने ही दिल्ली से सेना का नेतृत्व किया था अंडर बहादुर शाह द्वितीय। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने। लखनऊ यानी अवध से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ये कई बार वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।